हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बूस्टर ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम सेल साइकिल और सेल डिवीज़न की एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। बाकी बहुत सारे चैप्टर्स हमने इस सीरीज में करवा दी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप अदर चैप्टर भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये चैप्टर देख लेते हैं क्या कह रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में। इसमें मेनली हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है। सेल साइकिल, एम फेज यानी माइटोसिस फेज है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देखनी है। देन म्योसिस पढ़ना है और म्योसिस के सिग्निफिकेंस देखने हैं। तो यहाँ कह रहा है, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट दियर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। मतलब पूछ रहा है कि आप इस बात से अवेयर हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, वो अपनी लाइफ सिर्फ सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। ये क्या आपको ये पता है? यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। है ना, आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि एक सिंगल सेल से जो है कितनी बड़ी से बड़े ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। आगे है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास जितने सेल्स हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो ग्रोथ करेंगे और रिप्रोडक्शन करेंगे। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। कैसे होती हैं कि एक सेल होती है क्या करती है, डिवाइड करती है दो डॉटर सेल्स में। देन फिर ये डिवीज़न करेंगे, फिर दो डॉटर सेल्स बनाएंगी, ये ग्रोथ करके डिवीज़न करेंगे तो ये दो सेल्स बना लेंगे। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। आगे दिया हुआ है, विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स। जैसा कि बताया, ईच टाइम दे डिवाइड, जितनी बार डिवाइड होंगी उतनी बार दो डॉटर सेल्स बनेंगी। दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्व्स ग्रो एंड डिवाइड। जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स हैं वो भी क्या करती हैं, ग्रो और डिवाइड कर सकती हैं, है ना, और एक नए पॉपुलेशन को क्या कर सकती है, राइज कर सकती है। दैट इज़ फॉर्म बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। एक सेल क्या हुई, ग्रोथ हुई, उसने डिवीज़न किया। फिर जो डॉटर सेल्स हैं इनके पास भी कैपेबिलिटी है कि ये ग्रोथ करके डिवाइड कर सके, और इस तरीके से एक हमें क्या है, पूरा एक लार्ज ऑर्गेनिज्म इस तरीके से मिल जाता है। फिर आगे कह रहा है, इन अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ मिलियन ऑफ सेल्स। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सिंगल सेल से हमें मिलियन ऑफ सेल्स का ऑर्गेनिज्म मिल सकता है, देखने को मिलता है, और स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। आगे देखिए, सबसे पहले हमें देखना है सेल साइकिल, पढ़ लेते हैं इसको। सेल डिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। During the cell division of a cell, DNA replication and cell growth also take place. सेल डिवीज़न के दौरान क्या होता है, DNA रेप्लिकेट करता है ना, और सेल की ग्रोथ होती है, उसकी साइटोप्लाज्मिक की ग्रोथ होती है, और उसके जितनी सेल ऑर्गेनेल्स है उसकी ग्रोथ होती है। ये सारी चीज़ें होती है सेल डिवीज़न के दौरान। All these processes, cell division, DNA replication, cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome. ये सारी चीज़ें डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, है ना, और क्या होता है सेल डिवीज़न, ये सारी चीज़ें बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती हैं, जिससे हमें करेक्ट डिवीज़न मिल सके दो डॉटर सेल्स का, है ना, उसके पास जो है बराबर एक ही तरीके के जीनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो सके। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesis the other constitute of cell and eventually divides into two daughter cells is termed cell cycle. सेल ग्रोथ करती है, डीएनए जो होता है वो क्या करता है, डबल होता है, सेल ऑर्गेनेल्स डबल होते हैं, उसके बाद इवेंचुअली वो डिवाइड करता है वो सेल और टू डॉटर सेल्स बना लेता है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम दे दिए हैं, सेल साइकिल। ऑल्दो सेल साइकिल इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज, यानी कि सेल ग्रोथ क्या होती है, साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होता है ना, जो लिक्विड उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसी के अंदर सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है, इंक्रीज होता है। इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सेल ग्रोथ क्या है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन अ साइकिल। देखिए, डीएनए साइकिल कई पार्ट्स में डिवाइड है, कौन सी फेज़ में क्या होगा, पहले है इंटरफेज़, फिर है एम फेज़, फिर इंटरफेज़ के अंदर 3 फेज़ दिए हुए हैं, फिर एम फेज़ के अंदर 2 फेज़ हैं, फिर उस 2 फेज़ में से फिर से 3 फेज़ हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें मतलब ये पूरी साइकिल के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, बल्कि सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज पर ही सेल का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम यानी कि डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ
अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। फिर क्या होता है, वो जो रेप्लिकेटेड डीएनए है वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट चलती है ना। पूरा सेल साइकिल के सारे स्टेज आते हैं, उसमें ये क्या करती है, बराबर हिस्सों में डीएनए को डिवाइड कर लेते हैं दो डॉटर सेल्स में। दिस इवेंट्स आर देमसेल्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये जो सारी प्रोसेस होती है सेल साइकिल की वो हमारे जेनेटिक कंट्रोल में होती है। चलिए फेजेस ऑफ सेल साइकिल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा इंटरफेज का टाइम दिया हुआ है और ये एम फेज का टाइम दिया हुआ है। इंटरफेज में G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है। और फिर एम फेज में ये है कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आ जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। उसके बाद जब हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो फिर साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और दो डॉटर सेल्स क्या होंगी, फॉर्म होंगी। A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cell in a culture। कल्चर में एक ह्यूमन सेल लिया गया, उसको स्टडी की गई और ये पाया गया दिस सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। जो ह्यूमन सेल है उसको देखा गया कि 24 आवर में वो डिवाइड कर रही है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन मैरी फ्रॉम अ ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। RBC है, WBC है ना, नर्व सेल्स हैं, तो इनका अलग अलग क्या होगा, ड्यूरेशन होगा सेल डिवीज़न करने का। और इसके अलावा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी ये क्या होता है, वैरी करता है इसका टाइम कि ये कितने टाइम में डिवाइड कर पाएगा। ईस्ट दिया गया है, ईस्ट फॉर एग्जांपल कैन प्रोग्रेस तो द साइकिल इज़ ओनली अबाउट 90 मिनट्स। अब देखिए कितना फ़र्क है, यहाँ पे ह्यूमन सेल जो है 24 आवर में डिवाइड कर रहा है, पर यहाँ पे जो ईस्ट यानी फंगस है वो सिर्फ 90 मिनट में अपना डिवीज़न कर ले रहा है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इंटू टू बेसिक फेज। दो फेज होते हैं मेनली, इंटरफेज और एम फेज, जिसको माइटोसिस फेज हम बोलते हैं। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर एंड देन इंटरफेज प्रेजेंट इन द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। क्या कहना चाह रहा है, जो एम फेज होता है वहीं पे एक्चुअल डिवीज़न होता है सेल्स का, है ना, और इंटरफेज क्या होता है, दो एम फेज के बीच का टाइम होता है। जैसे समझ लीजिए इंटरफेज आया, इंटरफेज में सेल ग्रोथ वगैरह हुई है ना, डीएनए डुप्लीकेट हुआ, उसके बाद एम फेज आ गया। एम फेज पे क्या होगा, एक्चुअल सेल डिवीज़न होगा, सेल डिवाइड कर लेगी, फिर से इसमें ग्रोथ होगी, फिर से इसकी ग्रोथ के लिए क्या आ जाएगा, इंटरफेज आ जाएगा, है ना, और उसके बाद फिर एम फेज आ जाएगा। इस तरीके से तो ये कह क्या रहा है, देखिए इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो फेज होता है उसको हम इंटरफेज बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। क्या कह रहा है, जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में क्या होगा, जो ह्यूमन सेल है उसमें दो फेज आ गए, इंटरफेज और एम फेज आ गए। टोटल सेल डिवीज़न करने के लिए 24 आवर लग रहे हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, ह्यूमन सेल के बारे में बात हो रही है, ठीक है, 24 आवर इसके लग रहे हैं। तो उन्होंने स्टडी करके क्या पता लगाया कि इसमें टाइम कितना कितना डिवाइड है, इसमें कितना टाइम लग रहा है, इसमें कितना टाइम लग रहा है। तो स्टडी से मालूम हुआ कि 24 आवर्स में से 23 आवर्स सिर्फ इंटरफेज ले रहा है सारे ऑर्गेनेल्स को, डीएनए को डुप्लीकेट करने के लिए, और एम फेज सिर्फ लास्ट के 1 आवर में कंप्लीट हो रहा है। कुछ इस तरीके से आप टाइम डिफरेंस देख सकते हैं। देखिए, द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 95% ऑफ टाइम ले रहा है टोटल सेल डिवीज़न के टाइम का, और ये सिर्फ 5% टाइम ले रहा है। ये देखिए आगे क्या कह रहा है, The M phase starts with a nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosome, यानी जिसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, यानी कि क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन, एंड यूजुअली एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोकाइनेसिस। द इंटरफेस तो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, है ना, क्योंकि उसमें हमें स्टडी करते हैं तो हमें कुछ वैसा खास देखने को मिलता नहीं है। ऐसा देखने में पता चलेगा कि उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, सेल के अंदर सब नॉर्मल है, इसलिए उसको रेस्टिंग फेज कहा गया। पर हमें पता है कि असली वर्क जो होता है वो इंटरफेज में ही होता है, सारी डीएनए वगैरह डुप्लीकेट होते हैं।
इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, है ना, सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रही हैं डिवीजन करने के लिए, बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। द इंटरफेस इज डिवाइडेड इंटू 3 फर्दर फेजेस। देखिए सेल है, हमें पता है हमारी ये सेल है। सेल क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करके बड़ी हो जाएगी, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होगा इसके अंदर, है ना। उसके बाद इसके जो न्यूक्लियस होगा, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। इस तरीके से फिगर बना देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले इसका क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। एक न्यूक्लियस और फिर दूसरा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डिवीज़न हो गया यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो गई। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे के लिख दे रही हूँ यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो रही। उसके बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा कुछ इस तरीके से। अब देखिए फिर साइटोप्लाज्म क्या होगा, डिवाइड करेगा बराबर बराबर हिस्सों में, और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके के 2 डॉटर न्यूक्लियाई, 2 डॉटर सेल्स हमें मिल जाएंगी। ये देखिए तो यहाँ पे क्या हो रही है, साइटोकाइनेसिस हो रही है यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो रहा है। अब हमें पता चल गया कि इंटरफेस में 3 सब फेजेस होते हैं। G1 फेज यानी गैप 1 फेज जिसको कहा गया, S फेज यानी सिंथेसिस फेज, और G2 फेज यानी कि गैप 2 फेज। G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। क्या कहना चाह रहा है, DNA replication और क्या माइटोसिस के बीच का ये फेज़ है G1 फेज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लैंग्वेज में अगर पूछेगा तो यहाँ पे G1 की जगह पे G2 कर सकता है, S कर सकता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से फेज़ के लिए कौन सी बात कही गई है। ड्यूरिंग G1 phase the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA। मतलब कि सारी चीज़ें वहाँ पे ग्रो कर रही हैं बजाय DNA के, है ना, DNA यहाँ पे नहीं रेप्लिकेट करता है। फिर है एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। अब हमें पता चल गया कि वो पर्टिकुलर फेज कहाँ कौन सा है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, वो है एस फेज। सिर्फ एस फेज में ही डीएनए रेप्लिकेट करता है यानी कि डबल होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स डबल, मतलब अमाउंट डबल हो रहा है डीएनए का। इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एट 2C देन इट्स इंक्रीज टू 4C, मतलब क्या हो गया, दुगना हो गया। However, there is no increase in the chromosome number, पर क्रोमोसोम नंबर में कोई भी इंक्रीज हमें नहीं मिलता है। हमारे पास 46 क्रोमोसोम है तो उस सेल में भी 46 क्रोमोसोम ही मौजूद होते हैं। इफ़ द सेल हैड डिप्लॉयड or to a number of chromosome at G1 even after S phase the number of chromosome remains the same। सिर्फ अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, ना कि क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर 2n है तो अगर G1 में 2n है तो G2 फेज में भी और S फेज में भी 2n नंबर ही रहेगा। यहाँ पे 2n से हाफ होगा या डबल होगा, ये किस पे बात पे डिपेंड करेगा, माइटोसिस या मियोसिस पे डिपेंड करेगा। आगे कह रहा है इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ही जाहिर सी बात है डीएनए होगा, वहीं पर रेप्लिकेट करेगा। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। अब हमें पता चल गया जो सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि एनिमल सेल में पाए जाते हैं वो इस फेज़ के दौरान ही क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूज। हमारे सेल में प्रोटीन्स भी होती हैं, उसकी भी सिंथेसिस करनी होगी हमें डिवीज़न के पहले, हाँ, ताकि जो है जो डॉटर सेल्स हैं उनको बराबर मात्रा में हर चीज़ मिल सके। तो ये चीज़ कहाँ पे होती है, G2 फेज़ में होती है। Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division, जैसे कि हर्ट सेल्स, हर्ट सेल कभी भी डिवाइड नहीं करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, है ना, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। किसी ओकेजन पे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी कुछ सेल अपने आप को रेप्लिकेट करती हैं, अदरवाइज़ वो नहीं करती हैं। पर जो ह्यूमन हर्ट सेल होता है वो किसी भी कंडीशन में डिवाइड नहीं करेगा, ये बात यहाँ दी हुई है। These cells do not divide further exist G1 phase to enter an inactive stage
कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, जिसको G0 बोलते हैं, सेल साइकिल में ऊपर दिया हुआ है, वो क्या कर लेते हैं, इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। वो सेल्स इनएक्टिव स्टेज यानी कि G0 स्टेज में चले जाते हैं, जहाँ से वो डिवाइड नहीं करते। पर कुछ सेल्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि कभी बहुत ज़रूरत पड़ गई, जैसे इंजरी हो गई या सेल की डेथ हो गई, तो वो इसी तरीके से आके अपना सेल डिवीज़न कर लेते हैं और फिर से G0 में चले जाते हैं। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे जो G0 में सेल हो जाएगा वो तो एक्टिव होगा, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहेगी, पर वो क्या करेगा, वो तब तक खुद को क्या रेप्लिकेट नहीं करेगा जब तक उस ऑर्गेनिज्म को उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीज़न, माइटोटिक किसको कहा जाता है, माइटोसिस को ही बोला जाता है माइटोटिक, और मियोटिक बोला जाता है मियोसिस को, इज़ ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। जो माइटोसिस होती है वो हमें किस में देखने को मिलती है, जो डिप्लॉयड सेल्स होती हैं उन्हीं में देखने को मिलती है। पर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, वेयर हैप्लॉयड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, माइटोसिस के दौरान भी कुछ हैप्लॉयड सेल्स डिवाइड कर लेती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेल हनी बी। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स। देखिए सिंपल जनरल सी बात यह है कि जो 2n की सेल्स होंगी उन्हीं में माइटोसिस होगा, है ना। पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मेल हनी बी में हैप्लॉइड नंबर होता है, उसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं, है ना, तो उसमें भी क्या होगा, माइटोसिस हो सकता है। और इसके अलावा प्लांट में भी माइटोसिस हो सकता है, किसमें, हैप्लॉइड यानी n और डिप्लॉयड यानी कि 2n, दोनों प्रकार की सेलों में। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, चैप्टर 3 है हमारा, उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे ये कौन सा हैप्लॉइड है, कैसे डिप्लॉयड बनता है ना। आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेजेस एट विच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड सेल्स। चैप्टर 3 में हमें ये सारी चीज़ें देखनी है कि वो कौन सी स्पीसीज है और वो उसके लाइफ में कौन सा ऐसा स्टेज है जहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस हो रही है। तो ये चीज़ हम वहाँ जब साइकिल उसकी देखेंगे सारे के सारे प्लांट की, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, तो वहाँ पे हम ये चीज़ देख लेंगे। देखिए इंटरफेस हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है एमफेज, यानी कि हम माइटोसिस देख रहे हैं तो हम माइटोसिस की एमफेज देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, बहुत ड्रामा होता है इसमें, है ना, इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी सेल्स इज द सेम। हमें इसमें क्या करना है, जो प्रोजेनी होगी, जो डॉटर सेल्स होंगी और जो पेरेंटल सेल होगी, दोनों में हमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रखना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो बराबर डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। तो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 4 स्टेज। देखिए वैसे तो हम क्लियरली इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं एमफेज को, पर हमने 2 तरीके से एमफेज को डिवाइड किया, है ना। एमफेज को हमने 2 तरीके से डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस में और साइटोकाइनेसिस में। इसमें पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन, इसमें 4 स्टेज आ जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज और फिर लास्ट है टीलोफेज। इसके बाद साइटोकाइनेसिस में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवीज़न। तो हमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस देखनी है डिटेल में। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रोफेज के बारे में दिया हुआ है। प्रोफेज इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, फॉलोज द S एंड G2 फेज ऑफ द इंटरफेज। क्या होता है, कुछ इस तरीके से साइकिल होती है। देखिए G1 के बाद S के बाद G2 और G2 के बाद M फेज आ जाती है। तो ये कह रहा है M में क्या क्या आ जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज और टीलोफेज आ जाएगा। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि प्रोफेज
फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस फॉलोज द एस एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। ये चीज़ इसमें कह रहा है। In the S and G2 phase, the new DNA molecules formed are not distinct but interlinked. Distinct नहीं होते हैं पर आपस में जुड़े हुए होते हैं। Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. Prophase में ही क्या होता है? Condensation of chromosomal material का शुरुआत होता है ना, इनिशिएट होता है वहाँ पे। The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation. क्या होता है? इंटरफेज में कुछ धागे के आकार से ऐसे सब उलझे हुए क्रोमोसोम होते हैं, पर धीरे धीरे यहाँ प्रोफेज में वो कंडेंस होने लगते हैं, है ना, अनटैंगल होने लगते हैं। वही कह रहा है द सेंट्रोसोम यानी जो सेंट्रियोल्स होते हैं विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स। प्रोफेज में देखिए दो चीज़ें हमने पढ़ी, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगता है। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। मतलब कि कंप्लीट हो रहा है प्रोफेज, ये हमें कौन कौन से कैरेक्टर से पता चलेगा, सेल में क्या होगा जैसे हमें पता चलेगा कि प्रोफेज खत्म हो रहा है, वो नीचे दी हुई है। Chromosomal material condensed to form compact mitotic chromosome. Chromosome are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere। क्या कह रहा है कि जो क्रोमोसोम सब धागे की तरह बचे हुए होंगे वो हमें इसके प्रोफेज के एंडिंग में क्या दिखेंगे कि एक जो है सेंट्रोमियर से दो क्रोमैटिड कुछ इस तरीके से जुड़ गए हैं, ये चीज़ बोल रहा है। दूसरा है सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज। सेंट्रोसोम begins to move towards opposite pole of the cell. Each centrosome radiates out microtubules called esters. The two esters together with spindle fibers form mitotic apparatus. ये क्या होते हैं? जो सेंट्रोसोम होता है उसके जो दोनों सेंट्रियोल होते हैं कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ये अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं, है ना, अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं और कुछ ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर बीच में ऐसे फेंकते हैं जिससे क्या कर सकें, क्रोमैटिड्स को कैप्चर कर सकें, पकड़ सकें, अपनी तरफ खींच सकें। कह रहा है सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गॉल्जी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर इनवेलप। प्रोफेज के लास्ट में ये सारी ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, कुछ भी हमें नहीं दिखाई देगा। मेटाफेज में क्या होगा, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। इसकी स्टार्टिंग में क्या होगी, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा न्यूक्लियर इनवेलप का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेट प्रोफेज में ये चीज़ हो रही है, न्यूक्लियर इनवेलप क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, पर क्या होगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा मेटाफेज में वहाँ पे। हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म में ये क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। ये सारी चीज़ें जो कंडेंसेशन होगा क्रोमोसोम का मेटाफेज में हम क्लियरली देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट ईजिली स्टडीड। बहुत इंपॉर्टेंट है। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय अ सेंट्रोमियर। इसमें इसी में हमें दिखाई देता है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं वो बीच में आपस में जुड़ी होती हैं, किससे, सेंट्रोमियर से। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमियर और कॉल्ड काइनेटोकोर्स। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर जो कि सेंट्रियोल से निकले होंगे to the chromosome that are moved into position at the center of the cell. Hence, the metaphase is characterized by all chromosomes coming to lie at the equator. One chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers form one pole and its sister chromatid. क्या कह रहा है? One pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole. देखिए ऐसे समझ पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रिफर टू एज मेटाफेज प्लेट। द की फीचर ऑफ मेटाफेज आर, इसको पढ़ने से पहले देख लेते हैं ये ऊपर इसने क्या सारी चीज़ें बोली हैं। ये कह रहा है मेटाफेज के टाइम पे जैसे कि ये सेल्स हैं, यहाँ पे देखिए काइनेटोकोर किसको बोला है, ये देखिए सेंट्रोमियर से दो सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में क्या हुई हैं,
जुड़ी हुई हैं। और इसमें डिस्क शेप के दो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, इन्हीं को काइनेटोकोर बोला गया है। तो ये जब सेल्स में ऐसे जो है पड़ी होंगे क्रोमोसोम, है ना, तो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रियोल होगा वो स्पिंडल फाइबर फेंकेगा इसको पकड़ने के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर्स, इन्हीं से आके क्या होंगे, ये अटैच होंगे, एक इधर होगा, एक भी इसी से अटैच होगा, है ना, और दोनों जो क्रोमैटिड्स हैं उनको खींचेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए काइनेटोकोर से क्या है, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर की मदद से दोनों क्रोमैटिड्स को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से अटैच होंगे ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए। दूसरा है क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेस प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। ये क्या होगा, ये मिडल में सारे के सारे एक यहाँ पे मेटाफेस प्लेट बनेगी, है ना, बनेगी नहीं मतलब हमने ऐसा अज्यूम किया है। और यहाँ पे सारे के सारे क्रोमोसोम जो हमारे 46 क्रोमोसोम है यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से लेट जाएंगे, इसी को बोल देंगे हम मेटाफेस प्लेट। और वहीं पे दोनों जो है क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर को फिक करके रस्सी जैसे, और उस दोनों को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे अपनी अपनी तरफ। ये देखिए यहाँ पे एक मेटाफेस प्लेट है, यहीं पे सारे के सारे क्रोमोसोम क्या हो गए हैं, लेटे हुए हैं। और ये जो है क्रोमैटिड्स जो हैं, सेंट्रोसोम जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ दोनों क्रोमैटिड्स को खींच रहे हैं। इनाफेज पढ़ते हैं जो कि एम फेज का तीसरा फेज है। एट द ऑनसेट ऑफ इनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिटेड साइमल्टेनियसली एंड टू डॉटर क्रोमैटिड्स नाउ रिफर्ड टू एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जैसे कि सेल्स है, एक सेल दिखाया गया है, यहाँ पे ये है सेंट्रियोल्स हैं, और यहाँ पे क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगी। सिर्फ दो ही क्रोमोसोम मैंने लेके दिखाया हुआ है, आप समझ सके। यहाँ पे देखिए वहाँ पे वो खींच रहा था, और यहाँ पे एनाफेज में हम देखेंगे कि ये खींच के अलग भी हो चुके हैं, दोनों अपोजिट पोल की तरफ क्रोमैटिड्स मूव कर रहे हैं। फिर है बिगिन द माइग्रेशन टुवार्ड्स टू अपोजिट पोल्स एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट है, वहाँ से दोनों क्रोमैटिड्स दूर जाएंगे। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवार्ड्स द पोल एंड हेंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। ऐसा कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर यहाँ पे स्प्लिट करेगी, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। The anaphase stage is characterized by the following key events. एनाफेज को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, और दूसरा होगा क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल। यहाँ पे देखिए क्रोमैटिड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेंगे, यही इसका की इवेंट है। फिर लास्ट में पढ़ना है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या कह रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेज है टेलोफेज। द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड दियर रिस्पेक्टिव पोल्स, अपने अपने पोल्स पे जो पहुंच गए हैं वो डीकंडेंस होंगे, है ना, एंड लूज दियर इंडिविजुअलिटी। The individual chromosome can no longer be seen and each set of chromatin material tends to collect at each one of the two poles. This stage which shows the following key event। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सब क्या करेंगे, टैंगल्ड होने लगेंगे, क्रोमोसोम दिखना बंद हो जाएगा हमें, ठीक है। और फिर इसको हम और किस तरीके से पहचान सकते हैं, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। हम क्या कर देंगे, क्रोमोसोम हो क्या हो जाएंगे, गायब भी हो जाएंगे, वो अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी आइडेंटिटी जो है क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म होने लगेगा। न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एंड ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियर। कुछ इस तरीके से ये दो डॉटर न्यूक्लियर यहाँ पे देखिए बन रहा है। न्यूक्लियोलस जो कि गायब हुआ था प्रोफेज में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ये सारे क्या हो जाएंगे, दोबारा से दिखने लगेंगे हमें सेल के अंदर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, दोनों में बराबर बराबर क्या हो गए हैं, डीएनए मटेरियल यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं बराबर बराबर बढ़ चुके हैं, है ना। और यहाँ पे हमें अदर ऑर्गेनल्स देखने को मिल जाएंगी।
अब हमें क्या, हमारा कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। अब हमें इसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना है। तो साइटोकाइनेसिस में देख लीजिए, माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into two daughter nuclei यानी कि कैरियोकाइनेसिस, but the cell itself is divided into two daughter cells। हमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस नहीं करनी थी बल्कि हमें दो डॉटर सेल्स बनानी है, तो हमें साइटोप्लाज्म में डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड। साइटोकाइनेसिस जब हो जाएगी तभी हम मानेंगे कि हाँ सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया है। In animal cell, this is achieved by the appearance of a furrow in a plasma membrane। हम एनिमल में कैसे दिखते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, एक फरो फॉर्मेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जिससे दोनों की दोनों सेल क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। द फरो ग्रेजुअली डिपेंड्स, अंदर धंसती जाती हैं, एंड अल्टीमेटली जॉइंस द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल, और बाहर से यहाँ पे फरो फॉर्मेशन हो रहा है ना, और इस तरीके से अंदर डिपेंड होती जाएंगी और फिर ये दोनों आपस में अलग हो जाएंगी। जबकि प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली एक्सटेंसिबल सेल वॉल। उनके पास सेल वॉल होती है, इसीलिए वो इस तरीके से नहीं डिवाइड कर सकते हैं, तो वो अंदर की तरफ से डिवाइड करना शुरू करेंगे। देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म। किस तरीके से होती है, प्लांट सेल में वॉल फॉर्मेशन होगी, स्टार्ट्स द सेंटर ऑफ द सेल एंड गोज आउटवर्ड टू मीट द एक्सिस्टिंग लैटरल वॉल्स। यहाँ पे देखिए प्लांट सेल में कैसा होगा, ये प्लांट सेल है, यहाँ पे दोनों क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे बीच में एक वॉल बनने लगेगी, और ये बढ़ती 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 हुई अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, और कुछ इस तरीके से क्या कर देगी, सेल को डिवाइड कर देगी। द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सेल वॉल बिगिंस विथ फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल। इसी जो एक वॉल बन रही है दोनों के बीच में, उसी को हम आगे चल के मिडल लैमेला बोल देते हैं, जो कि दोनों की दोनों सेल्स को आपस में कनेक्ट किए रहती है। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स इक्वली, है ना। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एट द रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम। जैसे कि हमने इसको किस में देखा है, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनेट। यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे कि कैरियोकाइनेसिस हो गई, कैरियोकाइनेसिस हुई पर साइटोकाइनेसिस किसी तरीके से नहीं हो सकी, है ना। कैरियोकाइनेसिस को फॉलो नहीं किया गया साइटोकाइनेसिस से, तो क्या होगा, सेल डिवीज़न तो होगा नहीं, पर न्यूक्लियस तो लगातार डिवाइड करता चला जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल में हमें दिख जाएंगे। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट की कंडीशन हमें मिलेगी यहाँ पे। अब देखिए हमने माइटोसिस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, अब कि इसके सिग्निफिकेंस देखने हैं, है ना। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड ऑफ द डिप्लॉयड सेल्स ओनली, है ना। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट एंड इन सम सोशल इंसेक्ट, लोअर प्लांट्स में, है ना, और सोशल इंसेक्ट में, जैसे कि हनी भी पहले ही बताया गया है, हैप्लॉयड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। पहले हमने ये चीज़ पढ़ ली है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या इसका महत्व है हमारे ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर इस डिवीज़न का, ये हमें देखना है। कह रहा है माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स आर ड्यू टू माइटोसिस। एक सेल से इतनी बड़ी सेल्स कैसे बन गई, एक स्पर्म और एक से एक पूरा का पूरा ह्यूमन डेवलप हो रहा है, आखिर कैसे, उस एक सेल से बहुत सारा सेल डिवीज़न हुआ, माइटोसिस हुई हर सेल के अंदर, तभी तो एक बेबी का बर्थ हो जाता है सिंगल सेल से। तो वही चीज़ है, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, सेल पहले डिस्टर्ब होता है, खुद ही डिस्टर्ब होता है। सेल कुछ है, उसने अपना सारा रेशियो इंक्रीज़ कर लिया, डीएनए रेप्लिकेट कर लिया,
ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट कर लिए, प्रोटीन सिंथेसिस कर ली। तो जब बहुत सारी चीज़ भर जाती हैं एक ही जगह पे तो हमें डिवीज़न करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए इस डिस्टर्बेंस को हटाने के लिए क्या होता है, डिवीज़न होता है सेल्स में। इस देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अभी पूछ लिया गया कि सेल डिवीज़न क्यों होता है, तो किस लिए होता है, साइटोप्लाज्मिक रेशियो को क्या करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। ए वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। जैसे कि कहीं इंजरी हो गई, हमारा हाथ कट गया, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कुछ उसको लॉस हुआ उसकी बॉडी में, तो आखिर वो अपना रिपेयर कैसे करेगा, उसके वहाँ की सेल्स क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे, उस घाव को भरेंगे, है ना। और इस तरीके से माइटोसिस से ही क्या हुआ, उसका सेल रिपेयर हो गया। इसका ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, है ना, एंड द ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। क्या होती हैं ये सारी चीज़ें, लगातार जब से हमारा जन्म हुआ तब से बनी नहीं हुई हैं, ये चीज़ें नष्ट होती हैं और फिर सेल ग्रोथ होता है, नई सेल्स उसके ऊपर आके लगती हैं। इसके अलावा जो माइटोटिक डिवीज़न होता है इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि प्लांट में होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दो चीज़ें होंगी, एपिकल और लेटरल कैम्बियम, रिजल्ट इन अ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ अ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। देखिए हम प्लांट को देखते हैं, वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान, है ना, बढ़ता ही रहता है, उसकी कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ है। और हमारी क्या है, हमारी 22 साल 18 साल, कुछ की 20 साल, तो सबकी अलग अलग एज पे उनकी ग्रोथ रुक जाती है, हाइट उतनी ही रहती है। पर प्लांट तो लगातार बढ़ता बढ़ता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो सेल्स हैं उसमें माइटोसिस डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हमारे माइटोसिस के महत्व की। फिर हमें पढ़ना है मियोसिस। मियोसिस क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, कैसे ये होता है, ये चीज़ें देखनी है। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ईच विथ अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हमें बेबी मिलता है, कैसे मिलता है, दो गैमेट्स होते हैं, मेल के और फीमेल के, वो आपस में क्या करते हैं, दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं, है ना। और फिर जब आपस में वो जुड़ते हैं तो एक 2n का सेट बनाते हैं, जिसमें डिवीज़न होकर एक हमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर बेबी हमें मिलता है। तो देखिए गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल, जाहिर सी बात है डिप्लॉयड सेल से ही हमारे गैमीट बनेंगे। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड डॉटर सेल्स, यानी कि वही गैमीट्स। द काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। डिप्लॉयड सेल से जो हमें हैप्लॉयड डॉटर सेल मिल रही हैं उसी का नाम हम दे दिए मियोसिस। और ये किस लिए होता है, गैमीट फॉर्मेशन के लिए। मियोसिस इंश्योर्स दैट द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड फेज इन द लाइफ साइकिल of sexually reproducing organism whereas fertilization restores the diploid phase, जिसमें जिन ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, बहुत सारे इंसेक्ट हो गए, उनमें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि देखिए एज लाइक ह्यूमन हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब मेल या फीमेल अकेले तो बेबी का बर्थ नहीं करवा सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसलिए जो है जो मेल होता है और जो फीमेल होती हैं इनके अंदर मियोसिस होती है ना। और मियोसिस के थ्रू जो है इनके जो गैमीट होते हैं उसमें नंबर हो जाता है हाफ, 46 में दोनों में 23 क्या हो जाते हैं, गैमीट्स हो जाते हैं। ठीक, समझ लीजिए ये क्या है, स्पर्म है, एक स्पर्म में 23 क्रोमोसोम हो गए और दूसरे में भी 23 हो गए। बाद में इनमें क्या हुआ, कॉपुलेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ इन दोनों गैमीट्स का। फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो एम्ब्रियो बना, जो जाइगोट बना, उसमें हम देखेंगे कि ये फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो गया और बेबी में भी 46 क्रोमोसोम हो गए। ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, जो ये गैमेटोजेनेसिस हो रही है, गैमीट बन रहे हैं इन द प्लांट एंड द एनिमल्स, ये चीज़ हमें देखनी है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे मियोसिस हुआ है, मियोसिस के थ्रू ही हम कैपेबल हुए हैं गैमीट बनाने के लिए। नहीं तो अगर 46 क्रोमोसोम यहाँ भी हो जाता, 46 यहाँ भी हो जाता, तो यहाँ पे तो 92 क्रोमोसोम्स हो जाते। और किसी भी ऑर्गेनिज्म में, मतलब ह्यूमन में तो 92 क्रोमोसोम पॉसिबल नहीं है, इसलिए मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंटियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ DNA रेप्लिकेशन। यहाँ पे किस तरीके से मियोसिस हो रही है, दो पार्ट्स में
म्योसिस 1 होगी, फिर म्योसिस 2 होगी, है ना। पर जो सेल का डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा, वो भी इंटरफेज में। म्योसिस फर्स्ट जो होती है इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द एस फेज। ये कब इनिशिएट होगी? इंटरफेज खत्म हुआ, एस फेज खत्म हुआ, G2 फेज खत्म हुआ, उसके बाद तुरंत म्योसिस फर्स्ट आ जाएगी। म्योसिस फर्स्ट खत्म होगी तो फिर म्योसिस सेकेंड आ जाएगी। आगे है meiosis involves pairing of homologous chromosome and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosome। जैसे कि ये क्या कह रहा है कि एक 46 क्रोमोसोम में से 2 क्रोमोसोम्स हैं। ये समझ लीजिए आपके पापा का क्रोमोसोम है ना, और ये आपकी मदर का क्रोमोसोम है। समझ लीजिए कलर बेसिस पे है ना। समझ लीजिए किसी का सांवला है या किसी का गोरा है, पर ये कलर वाला क्रोमोसोम हमारे पास है। तो इसमें ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्यों कहा गया? क्योंकि दोनों ही कलर वाले क्रोमोसोम हैं। और फिर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों आपस में हैं, एक ही साथ चिपकी हुई है, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड हो गई। ये दोनों आपस में चिपकी हुई सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई। पर ये वाली क्रोमैटिड और ये वाली क्रोमैटिड आपस में क्या हो जाएंगी? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाएंगी। ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। फिर देखिए 4 haploid cells are formed at the end of the meiosis second. Meiotic event can be grouped under the following stage. हमने माइटोसिस में क्या देखा कि एक सेल से 2 सेल मिल रही हैं, है ना। माइटोसिस में हमने क्या देखा, एक सेल है, ग्रोथ किया, 2 सेल्स बन गई। पर मियोसिस में ऐसा नहीं हुआ। मियोसिस में क्या होगा, एक सेल्स तो है पर इससे 4 सेल बनेंगी, 4 सेल्स बनेंगी, 4 गैमीट्स बनेंगे। नीचे दिया हुआ है, सारे इवेंट्स दिए हुए हैं माइटोसिस के, सॉरी मियोटिक के। यहाँ पे देखिए मियोसिस 1 में क्या होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। और मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड। और ये जब पूरी की पूरी न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगी तो हम क्या पढ़ लेंगे, इसकी साइटोकाइनेसिस पढ़ लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें देखना है मियोसिस फर्स्ट, इसमें हम पूरी चीज़ देख लेते हैं। Prophase first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis। जो माइटोसिस का प्रोफेज है, अगर उससे हम मियोसिस के प्रोफेज कंपेयर करें तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइमिंग लेता है और ये टिपिकल भी है। इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग 5 फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। प्रोफेज फर्स्ट को 5 टाइप्स में, 5 फेजेस में फिर से डिवाइड कर दिया गया। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। इसको आप याद रख सकते हैं, लता ज़रा पानी दे तो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस 5 फेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ड्यूरिंग लेप्टोटीन यानी कि प्रोफेज का जो पहला स्टेज है उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ही क्लियरली दिखने लगता है। द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के पूरे टाइम फेज के दौरान क्या होगा, क्रोमोसोम का कंपैक्शन होगा, कंपैक्ट होंगे। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज कॉल्ड जाइगोटीन। फिर इसके बाद लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन आएगा। इसमें क्या हो जाएगा, स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनैप्सिस। जो क्रोमोसोम होंगे उसमें वो पेयरिंग करने लगेंगे दोनों, है ना। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मतलब कि जो अलग अलग क्रोमोसोम है, एक जैसे से कलर का क्रोमोसोम हो गया, बिहेवियर का क्रोमोसोम हो गया, है ना, आइज का क्रोमोसोम हो गया, वो सारे होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्या करने लगेंगे, पेयर करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट्स दैट क्रोमोसोम साइनैप्सिस इज accompanied by the formation of a complex structure called synaptonymal complex। अब देखिए synaptonymal complex अगर पूछा गया किस स्टेज में बनेगी तो जाइगोटीन में बनेगी। The complex formed by a pair of synaptic homologous chromosome is called a bivalent or a tetrad. However, these are more clearly visible at the next stage. The first 2 stages of prophase first are relatively short-lived compared to the next stage, that is Pachytene. During this stage, the 4 chromatids of each bivalent chromosomes becomes distinct and clearly appears as a tetrad. पैचिटिन में सारी चीज़ें हमें क्या होती हैं, क्लियरली विजिबल हो जाती हैं। और इसका टाइम भी क्या है, लेप्टोटीन और जाइगोटीन से ज़्यादा होता है।
This stage is characterized by the appearance of recombination nodules, the site at which crossing over occur between non-sister chromatids of the homologous chromosome. इसी में क्या होता है, पैचुटिन में पैचिंग होगी दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की. क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना. क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज. पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर के टाइम क्या होगा, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होंगे. ये किससे होता है, एक एंजाइमेटेड प्रोसेस है ना. और उसमें कौन सा एंजाइम रहता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है. क्रॉसिंग ओवर लीड्स द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स. रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैचिटिन. रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा पैचिटिन के लास्ट में, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर. फिर आ जाएगा हमारा डिप्लोटीन. द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडरी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम of the bivalent to separate from each other except at the site of crossover. देखिए ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक कलर चेंज कर लेते हैं. और ये क्या है, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये दोनों इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. इन्होंने क्या किया, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम रिकॉम्बिनेज यूज हुआ और इसका इस पे एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल. और कुछ जेनेटिक मटेरियल जो है इसके इस पे आ गए पैचिटिन के टाइम पे. लेप्टोटीन जाइगोटीन क्रॉसिंग ओवर हुआ, दोनों का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया. उसके बाद क्या होगा, दोनों अलग भी होंगे ना. साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था वो सेपरेट होगा, डिसोल्यूट होगा, मतलब गायब होने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे. पर इनका क्रॉसिंग ओवर हो चुका है अब तक. दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आर कियास्माटा. In oocyte of some vertebrates, diplotin can last for month or year. oocytes of some vertebrate के जो oocyte होते हैं उसमें ये वाले जो स्टेज होती है डिप्लोटीन की, वो कई मंथ या ईयर तक लगातार बने रह सकते हैं. फिर फाइनल स्टेज आ जाएगी डाइकाइनेसिस की. द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट इज डाइकाइनेसिस. इसे कैसे मार्क किया जाता है, दिस इज मार्क बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कियास्माटा. ड्यूरिंग द फेज ऑफ द क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस, इस टाइम में फुली कंडेंस हो जाते हैं. एंड मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन. बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस disappears and the nuclear envelope also breaks it down. डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज. डाइकाइनेसिस के बाद क्या आएगी, मेटाफेज आएगी. मेटाफेज में क्या होगा, द बाईवैलेंट क्रोमोसोम, वो जो क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो दोनों क्या करेंगे, अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट. द माइटोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ऊपर जो दोनों क्रॉसिंग ओवर हुए थे वो कुछ इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में, ये देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये आपस में तो जुड़े हुए हैं, क्रॉसिंग ओवर किए हुए हैं. फिर यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो इन दोनों को खींच लेंगे, एक एक क्रोमोसोम को खींचेंगे और दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे. ये देखिए प्रोफेज फर्स्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं. फिर यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स ने दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग कर दिया है और उसके बाद एनाफेज प्लेट में दोनों अपोजिट पोल पे चले गए हैं और टेलोफेज फर्स्ट में दो अलग न्यूक्लियस बन गए हैं जहाँ पे क्रोमेटिड अभी तक सेपरेट नहीं हुई है. अब अभी देखिए इनाफेज द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, हमें पता है सेपरेट हो गई, वाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन्स एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर से अभी भी सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़ी हुई हैं. फिर टेलोफेज में क्या होगा, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, दोबारा दिखने लगेंगे. साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड अ डायड ऑफ सेल्स. Although in many cases of the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus.
दिस स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट लिव होती है, बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। और इस इंटरकाइनेसिस में नो रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। फिर इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय प्रोफेज सेकेंड एंड मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज फर्स्ट। इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज सेकेंड आएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है प्रोफेज फर्स्ट के कंपेयर में। अब देखिए मियोसिस सेकेंड आप सिंपल सा समझ लीजिए, जो जो चीज़ हमने माइटोसिस में पढ़ी थी, जितनी चीज़ हमने माइटोसिस के प्रोफेज, इनाफेज, टीलोफेज, इन सारी चीज़ में देखी थी, वही सेम चीज़ मियोसिस सेकेंड के बारे में है और कुछ भी नहीं है इसमें। आप पढ़ेंगे देखेंगे। Meiosis second is initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated. It contrasts to meiosis first. Meiosis second is resembles a normal mitosis. देखिए वही बात कह रहा है कि नॉर्मल माइटोसिस की तरह हमें meiosis second देखने को मिलेगी। The nuclear membrane disappear बाय द एंड ऑफ द प्रोफेज सेकेंड, जैसे कि वहाँ पे प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई थी। द क्रोमोसोम अगेन बिकम कम्पैक्ट, दोबारा से वो कम्पैक्ट होने लगेंगे। फिर मेटाफेज सेकेंड आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एज दिस स्टेज क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर, फिर से काइनेटोकोर से अटैच होंगे सिस्टर क्रोमैटिड के। एनाफेज में क्या होगा, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे अलग हो जाएंगे। देखिए अभी इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, जो कि क्या थे, विच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर। सेंट्रोमियर दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को होल्ड किए हुए थे, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, अलाउइंग देम टू मूव टुवार्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल, दोनों अलग अलग पोल की तरफ मूव करने लगेंगी क्रोमैटिड्स। शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू द काइनेटोकोर, वो जो रस्सी फेंकी है जिसको माइक्रोट्यूब्यूल बोल रहे हैं, वो धीरे धीरे छोटी होगी और जो क्रोमैटिड होंगे वो धीरे धीरे अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेंगे। अब हमें देखना है तीसरा टीलोफेज, लास्ट है। यहाँ देखिए मियोसिस एंड्स विथ टीलोफेज सेकेंड, हमें पता है, इन विच द टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर इनवलप। साइटोकाइनेसिस फॉलोड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन इंटरकाइनेसिस में नहीं हुआ था। यहाँ देखिए प्रोफेज सेकेंड में यहाँ पे अटैच होगी काइनेटोकोर से माइक्रोट्यूब्यूल्स, देन यहाँ पे मेटाफेज प्लेट पे दोनों क्या हो गई, लेट गई, और फिर यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं अलग अलग क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और टीलोफेज सेकेंड में लास्ट में आप देखिए यहाँ पे हमें 4 क्या हो रहे हैं, सेल्स मिल रही हैं जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, और एक सेल से हमें पता चल गया कि ये हमें 4 गैमीट्स हमें मिल गए हैं हैप्लॉइड नंबर में। अब हमें लास्ट पढ़ना है सिग्निफिकेंस क्या है। जिस तरीके से हमने माइटोसिस की सिग्निफिकेंस पढ़ी उसी तरीके से अब हमें मियोसिस की सिग्निफिकेंस देखने हैं। मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं हमारे, जैसे ह्यूमन्स हो गए और बहुत सारे एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, उनमें जो है क्या क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए मियोसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इवन तो द प्रोसेस पर्स पैराडॉक्सिली रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इट आल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 2 तरीके के क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है उनका एक्सचेंज होता है और हमें एक नया ही जेनेटिक मटेरियल का वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आखिर कैसे हुआ, वेरिएशंस हुए जेनेटिक मटेरियल में, जिससे नया ऑर्गेनिज्म बना, उसके अंदर कुछ नई नई चीज़ें डेवलप हुई है ना, उस क्रॉसिंग ओवर के चलते। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन चला हमारा। तो इस तरीके से आज हमारा ये चैप्टर सेल साइकिल और सेल डिवीज़न कंप्लीट हो गया है। हमने एनसीईआरटी की एक एक लाइन देखी है और सारे फिगर्स को भी समझा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और इसी तरीके से और भी अच्छी और कम टाइम में समझने वाली चीज़ों को अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी इस तरीके की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।